यस, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट, सीए इंटर ग्रुप टू, पेपर नंबर, कौन सा है ग्रुप टू का, कौन सा पेपर है? पेपर नंबर टू, ग्रुप टू में सेकंड पेपर, या सीए इंटर में आप कह सकते हो पेपर नंबर 5। सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पूरा नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एथिक्स, यानी कि थोड़ा पोर्शन एथिक्स का भी पढ़ना है हमें, ठीक है। लेकिन एथिक्स रिलेटेड टू ऑडिट ही है, ऐसा नहीं कि कोई और एथिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, कि भाई नैतिक कर्तव्य क्या होता है, मॉरल कर्तव्य क्या होता है, नहीं। ऑडिट रिलेटेड क्या एथिक्स है, पढ़ने जरूरी है। और ये एथिक्स ना फाइनल लेवल पे आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर इनको आपको इंटर लेवल पे थोड़ी बहुत मिल जाती है, ओवरव्यू, कि भाई आईसीआई का एथिक्स क्या कहता है। वो फाइनल लेवल पे जाकर आपको बहुत डिटेल में पढ़ता है। अभी आता हूँ मैं उस मुद्दे पे कि एथिक्स होता क्या है, ठीक है। तो सीए इंटर ग्रुप टू पेपर नंबर टू, पेपर नंबर 5 कह सकते हो, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। बताओ, ये जो पेपर है आपका, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? सर थ्योरी है, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिकल पेपर। सब प्रैक्टिकल क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा? नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है। देखो, अपना माइंडसेट चेंज करो। हमें लगता है कि सर जिसमें सम्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इनमें सम्स होते हैं तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जिसमें सम्स नहीं होते, जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स में भी कम होते हैं सम्स, तो ये थ्योरी है। थ्योरी नहीं है, ये भी प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाते हो, जिसमें केस स्टडीज बन पाती हो, उन्हें बोलते हैं प्रैक्टिकल। जिसमें केस स्टडीज नहीं बन पाती, जो कोर तुम्हें रटने ही होते हैं, वो होते हैं थ्योरी, ठीक है। जैसे बचपन में वो पढ़ा करते थे एक सब्जेक्ट एसएसटी, एसएसटी पढ़ते थे ना। वो एसएसटी क्या होता था, उसमें तो याद ही करना पड़ता, हिस्ट्री पढ़ते थे। अब हिस्ट्री में क्या होता था, समझ के उसे फिर याद ही करना पड़ेगा। उसमें तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो याद होगी तब तुम लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। उसमें कोई प्रैक्टिकल केस स्टडीज तो आ नहीं सकती थी, ठीक है। साइंस होता था, साइंस में प्रैक्टिकल चीजें आ जाती थी, एक्सपेरिमेंट्स आ जाते थे, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आ जाता था, ठीक है। लेकिन जो हिस्ट्री होता था और जियोग्राफी होता था, ये सब क्या होते थे, आपको याद करनी पड़ती थी चीजें, तो वो होते थे कोर थियोरेटिकल सब्जेक्ट। इंग्लिश हो गया, ठीक है, याद करना पड़ेगा, तो वो आपको लिटरेचर जैसे बोलते हैं, लिटरेचर, ठीक है, वो याद करना पड़ता था, तो वो थ्योरी सब्जेक्ट होता था। लेकिन ऑडिट, लॉ, जो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे सब्जेक्ट है और जो आपका करिकुलम सब्जेक्ट है, लॉ ऑडिट जैसे सब्जेक्ट, ये इसको थ्योरी मत बोला करो, इनको बोला करो प्रैक्टिकल है। हाँ, ये कह सकते हो कि सर जो कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स, ये न्यूमेरिकल भी है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, तो न्यूमेरिकल बोला करो उन्हें, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल है, तो कभी भी सब्जेक्ट पढ़ते समय ये मत सोचना कि सर ये थ्योरेटिकल हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी समझ के पढ़ोगे ना, फिर बोरिंग लगेगा आपको। कोई भी चीज अगर आपको दिमाग में आ जाएगा ना ये थ्योरी है, याद करना पड़ेगा, वो याद ही नहीं होगी कभी। आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप चीजें अभी रट नहीं सकते। आप लोग सी इंटर में बैठे हुए हो, तो आप ये सोच लेना आप कोई भी चीज रट नहीं सकते। आप जब भी रटने लगोगे ना, आप फंसोगे, होगी नहीं वो याद, ठीक है। लेकिन एक बार समझ लिया तो हमेशा वो लंबे समय तक आपको क्या रहेगी, याद रहेगी चीजें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए, लॉ वगैरह हो गए, ऑडिट वगैरह हो गए, इनको आपको ना क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इनमें प्रोविजंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनको जितना अच्छे से समझ लोगे, उतना अच्छे से आप इसको क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जो नहीं मुझे जानते मैं उनको बता देता हूँ, बाकी तो सब जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। माई सेल्फ वरुण जैन, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ठीक है। आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2016, बिगिनिंग में 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था। तो आप कह सकते हो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का है, बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2012। 2012 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा तो मैं उससे पहले रहा था, ग्रेजुएशन के टाइम भी पढ़ाता था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, 11 12 के बच्चों को। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग सी एस सी पी टी, सीबीटी होता था उस टाइम पे, तो सीबीटी वगैरह पढ़ा रहा था। खुद इंटरमीडिएट में था, लेकिन सीबीटी के बच्चे में पढ़ाता था, ठीक है। फिर सीबीटी पढ़ाया, इंटरमीडिएट पढ़ाया। जब मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की पढ़ाने की, तो मैंने पता कौन सब्जेक्ट से शुरू करी थी? ना मैंने अकाउंट्स पढ़ाया था, ना मैंने ऑडिट पढ़ाया था। मैंने शुरुआत करी थी टैक्स से। जो पहला मैंने बैच लिया था इंटर लेवल का, वो टैक्स लिया था और साथ में लॉ लिया था, ठीक है। ठीक था, पहला पहला था, तो मैं ये नहीं कह सकता बहुत अच्छा बैच रहा होगा, एवरेज था, ठीक है। स्टूडेंट्स जो बैठे हुए थे, पांच पांच बच्चे थे आई थिंक उस टाइम पे जो ही पढ़ रहे थे टैक्स लॉ। तो ठीक थे बच्चे, सेटिस्फाई थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे रिपीटर्स वाले बच्चे थे। अब नए नए तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद ही नया नया था। तो कहते रिपीटर्स वाले थे और आसपास के थे कि भाई हमारा ही क्लियर रह गया, वो रह गया, ठीक है। तो उनको मैंने शॉर्ट टर्म में
टैक्स और लॉ का एग्जाम उनको क्लियर करवा दिया था, वो ठीक ठाक नंबर से पास हो गए थे। लेकिन मुझे ही मजा नहीं आया पढ़ाने में। मैंने उनको पढ़ाते थे लेकिन मुझे ही मजा नहीं आया पढ़ाने में। क्यों? पढ़ा रहा था लेकिन खुद इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे पता लगा कि भाई ये सब्जेक्ट तो मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं सीए बन जाऊंगा, कोई भी सीए बन जाएगा तो वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ये तो रूल है। क्योंकि वो सब पढ़ लेता है, वो खुद भी पढ़ा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकता, मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने जब अगला बैच लिया ना तो मैंने इनको नहीं उठाया, मैंने उठाया अकाउंट्स। ठीक है, पहले अकाउंट से शुरुआत करी, खुद भी मजा आया, बच्चों को भी मजा आया। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि ये तुम्हारा कप ऑफ टी है, इसको पकड़ लो। और साथ साथ मैंने ऑडिट चुना। अब कई बार ना लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अकाउंट्स के टीचर हो, आप ऑडिट क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि ऑडिट जनरली सुना है कि कोई लॉ वाला टीचर पढ़ा देगा, जो थ्योरी पढ़ाता होगा वो पढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑडिट जो पढ़ाता है ना, जो ऑडिट पढ़ा रहा है, अगर अकाउंट्स वाला टीचर ऑडिट पढ़ा रहा है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा। क्योंकि ऑडिट सारा ही कनेक्टेड, जब आप पढ़ने लोगे आपको पता लगेगा ये तो अकाउंटिंग रिलेटेड ही है। जो भी चीजें हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं उन चीजों की एग्जामिनेशन करनी है। तो अगर आपको अकाउंटिंग नॉलेज अच्छी है तो आपके लिए ऑडिट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई ऑडिट को साथ में लिया जाए। तो फिर मैंने जब ऑडिट पढ़ाने लगा तो मुझे पता लगा कि हाँ ये तो अकाउंट से कनेक्टेड है और इसको मैं ले सकता हूँ। क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रहा था तो थ्योरी बनाने में मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ ऑडिट मैंने अकाउंट्स की वजह से शुरू किया था। ठीक है, लेकिन आज मुझे ऑडिट और अकाउंट्स दोनों में बिल्कुल कह सकते हैं पूरे कंफर्ट लेवल पे हूँ। आप मुझसे ऑडिट का भी कोई सवाल पूछ लो, अकाउंट्स का भी कोई सवाल पूछ लो, आराम से आई कैन डील। ठीक है, तो ये तो मेरी बात होगी, बाकी आप धीरे धीरे जान जाओगे कैसा हूं मैं। ठीक है, अब आती है सब्जेक्ट की बात। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, इसको थ्योरेटिकल लेकर चलेंगे, इसको प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे। जितना एग्जाम्पल से, जितना रियल लाइफ के केसेस पे आप उसको डील करोगे, जितना प्रैक्टिकली केस स्टडीज पे फोकस करोगे, उतना सब्जेक्ट में मजा आएगा। मैं भी जब आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं हर चीज के रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेके पढ़ाऊंगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, कंटेंट हमें पढ़ना है, किताबी बातें हमें पढ़नी है, थोड़ी बहुत चीजें याद भी करनी है, लेकिन हाँ जितना चीजों को हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल से, केस स्टडी से रिलेट कर लेंगे, उतना हमें भी समझ में आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, ओके, चलो। सबसे पहला डिस्कशन तो मैं भी यही सोच रहा था तुमसे ही पूछूंगा, टाइमिंग्स का बताओ क्या करना है। कल मेरा टाइमिंग फाइनल हो नहीं पाया था। ठीक है, अब देखो क्लासेस जो रहेंगी हमारी, टीटीएस रहेंगी, ये तो रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी तो मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लास है। ठीक है, लेकिन 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई ऑनवर्ड्स मैं नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी बढ़ा दूंगा। क्योंकि सिलेबस वास्ट है, दिखने में तो 11 चैप्टर है, आईसीआई की स्टडी मैट में उठाओगे तो सिर्फ 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन वो 11 चैप्टर्स अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि अंदर कंटेंट बहुत सारा है। और क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को, थोड़ी चीजें टेक्निकल भी आएंगी, तो मेरे को एक एक वर्ड का मतलब समझाना पड़ेगा, किस वर्ड का मतलब क्या है, तो वहां थोड़ा सा टाइम जाता है। अब जैसे कॉस्टिंग और एफएम जो आपके दो सब्जेक्ट्स है ना, वो प्रैक्टिकल है तो वो फ्लो फ्लो में चलते चले जाएंगे प्रैक्टिकल में, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम आपका ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई तक तो ऑल्टरनेट चलेगी, 15 जुलाई के बाद मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 दिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर तुम याद कब करोगे, सब्जेक्ट को खुद कब पढ़ोगे। 4 या 5 क्लासेस भी हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब टाइमिंग मेरे पास दो है, या तो मैं रखूं 9 से 11, ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या फिर यही टाइम रखूं 1:30 से 3:30। बताओ क्या रखना है, कितने कहते हो? 9 वाले रख लो, सुबह सुबह का ऑडिट रख लो, 1 2 3। अच्छा सब सुबह में ही कंफर्टेबल हो? पर तुम जो अकाउंट्स के लिए बैठे हो उनके लिए तो ये रखो या वो रखो, बात तो एक ही है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट तो शिफ्ट होना है। ठीक है, तो आप लोग सुबह वाले में कंफर्टेबल हो? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ, सुबह बेटर रहेगा या दिन में बेटर रहेगा? मैं भी पर्सनली वैसे ऑडिट के लिए सुबह ही चाह रहा हूँ, सही बताऊं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी सुबह ही है। खैर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो यहाँ भी पढ़ाना है, मुझे तो वहां भी पढ़ाना है। हाँ, पढ़ना तुम्हें है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 से 11 अगर मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा तो 1:30 बजे मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो तो तुम्हारे ऊपर है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम बताओ क्या रखना है, मैं वो रखने के लिए तैयार हूँ। सुबह पढ़ा दूं ऑडिट? ठीक है, तो बेटर रहेगा। मैं भी इसलिए पर्सनली सुबह सुबह चाह रहा था कि सुबह सुबह करो, क्योंकि दिन में क्या हो जाए, थोड़ा सा थकावट हो जाएगी, और पीछे जब चीजें टेक्निकल शुरू हो जाएंगी थकावट में, पता चला तुम्हें नींद आने लग गई। हालांकि मैं आने नहीं दूंगा, लेकिन आ जाएगी, नेचुरल है ये चीज, और दिन का टाइम ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ, और दिन का टाइम ऐसे ही होता है। दिन में अगर प्रैक्टिकल अकाउंट्स करते रहेंगे तो फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अकाउंट्स में भी अब हमारे एएससी शुरू होने हैं। ठीक है,
बट स्टिल बेटर रहेगा हम सुबह के टाइम पे ये ऑडिट रख लें 9 से 11। ठीक है, तो लेट्स फिक्स 9 से 11 टीटीएस में। एमडब्ल्यूएफ जब मैं लगाऊंगा तो मैं उसका अलग टाइम दूंगा, वो तो दिन में ही हो पाएगा क्योंकि सुबह आप लोगों की टैक्सी क्लास होती है। ठीक है, तो वो तो दिन में ही होगा, लेकिन टीटीएस में हम इसको 9 से 11 का टाइम रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है टाइमिंग में। ओके, चलो टाइमिंग्स की बात होगी। ड्यूरेशन, सर कितने घंटों का सब्जेक्ट है पता होना चाहिए ना आपको, कितने आवर्स लगते हैं सब्जेक्ट को कवर करने में। देखो लगभग मैं एक आइडिया ले रहा हूं, 110 से 120 घंटे, 110 से 120 आवर्स का सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत फेस टू फेस क्लासेस में ना ऊपर चला जाता है टाइम, क्योंकि डाउट्स भी होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम ऊपर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक आइडिया ले रहा हूँ 110 से 120 घंटे, क्योंकि देखो जब मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो फिर तो कोई नहीं होता सामने, तो फिर मेरे को पढ़ाने पे ही फोकस रहता है, तो वहां तो एग्जैक्ट यही टाइम में मेरा खत्म भी हो जाएगा। लेकिन फेस टू फेस क्लास में तुम लोगों से बातें भी होंगी, हंसी मजाक भी होगा, एग्जाम्पल्स भी ले जाएंगे, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, फिर भी एक एवरेज पकड़ के चलता है 110 से 120 घंटे डिवाइडेड इनटू 60 टू 70 लेक्चर्स। 60 से 70 लेक्चर्स का काम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब अगर हम जुलाई में जाके अपने लेक्चर्स को बढ़ाते भी हैं तो मेरा टारगेट ये है कि 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड तक आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जो लोग भी ऑनलाइन में या यूट्यूब पे सितंबर अटेम्प्ट वाले होंगे उन लोगों को थोड़े बहुत चीजें ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी देखनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताई ये चीज कि भाई जो सितंबर वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, लेकिन वो मुझसे पूछ के देखना कि स्टार्टिंग तो यहाँ से कर लो फेस टू फेस से, लेकिन जब कुछ चैप्टर हो जाएंगे फिर मैं आपको कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी दूंगा, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो जनवरी वाले हो सारे, तो आप लोगों के लिए सितंबर एंड। फिर भी अगर आराम आराम से चलेंगे तो अक्टूबर मिड तक आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा पूरा। टेस्ट भी लेंगे, सारी चीजें लेंगे, तो अक्टूबर मिड तक आप पकड़ के चलो हमारा सिलेबस हो जाएगा। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको 2 से ढाई महीने भी सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है इनफ है, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ सर किस तरीके से, मतलब जैसे हमारी कितनी देर की क्लास होगी, 2 घंटे की तो क्लास आप पकड़ के चलो कि 2 घंटे तो होगी। इस 2 घंटे को ना कुछ पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ, ऑडिट में जरूरी है चीज। 90 मिनट्स तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कंटेंट पे फोकस करेंगे, जो भी टॉपिक आज का टारगेट है, तो 90 मिनट्स तो पकड़ लो उस चीज पे जाएगा। ठीक है, 10 मिनट आप लोगों को ब्रेक मिलेगा इसके बाद, क्योंकि आप थक जाओगे। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट और चलेगी क्लास जो पढ़ा है उसको रिवीजन करने में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट के लिए। अरे वो 2 घंटे में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मार्जिन रखेंगे ही। ठीक है, ये 15 के 20 मिनट हो सकते हैं ना रिवीजन में। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर टॉपिक छोटा है तो आपका 2 घंटे से कम में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 90 मिनट्स कंटेंट पे फोकस, 10 मिनट का आप लोगों का ब्रेक मिलेगा और 15 मिनट हमें रिवीजन। ये बहुत जरूरी है, ये मैं यहीं पर ही करा दूंगा आपको, घर पे तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर खुद से करा दूंगा। इसका फायदा क्या होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे नहीं तो भूल जाओगे। अब क्या होगा, घर पे तुमने किसी दिन कर लिया किसी दिन नहीं करा, अगर नहीं करा तो अगली क्लास बेकार हो जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें चल रही होंगी और टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो ये आप कुछ भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट में जो मर्जी करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन देता हूं, आप करते हो नहीं करते हो, मैं कहता हूं ना चलो कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मैं तो करा ही दूंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आपने साथ साथ रिवीजन नहीं करी सब्जेक्ट की तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत डरावना शुरू लगने लग जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ चीज। जबकि डरावना ये इतना है नहीं। सीए इंटर में सबसे ज्यादा बच्चों को जो परेशान करने वाले सब्जेक्ट है वो टैक्स और ऑडिट ही है। ग्रुप 1 में टैक्स और ग्रुप 2 में ऑडिट। वो परेशान क्यों करते हैं बच्चों की खुद की वजह से। खुद की वजह से क्या कि भी दोनों सब्जेक्ट रेगुलर रिवीजन मांगते हैं, अगर आप इनको रेगुलर रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये सब्जेक्ट आपको फिर परेशान करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना कि जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा रिवीजन, आपको घर पे भी रिवीजन करना है। और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आंसर्स को लिख लिख के देखना है, नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। चाहे एक दो ही आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख के फिर मुझे दिखाना है, कुछ मैं भी लिखवाऊंगा कुछ आप भी लिखोगे। रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए चीज जरूरी है। ठीक है, नो कवरेज, सर क्या क्या कवर कर लेंगे हम। ICAI स्टडी मैट कराऊंगा मैं आपको, स्टडी मैट मैं पूरा कराऊंगा आपको।
एक एक लाइन पढ़वा दूंगा स्टडी मैट की, ठीक है, बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हैं और इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज किसी भी लाइन से बन सकता है, तो आपको एक एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो आपको डेली अपने पास स्टडी मैट जरूर कैरी करना है आईसीआई का ऑडिट के सब्जेक्ट में, ठीक है। स्टडी मैट में चीजों को अंडरलाइन भी करेंगे, मार्क भी करेंगे, वहीं पर ही कुछ लिखना होगा लिखेंगे भी, तो स्टडी मैट जरूर आप अपने साथ कैरी करना। स्टडी मैट वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सब्जेक्ट का स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ही अच्छा बना रखा है। आप कोई भी किताब मत पढ़ो, स्टडी मैट भी कर लोगे ना, तब भी आप एग्जामिशन ला सकते हो इस पेपर में। बट स्टिल स्टडी मैट के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं, वो भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं लिखवाता था शॉर्ट नोट्स, ज्यादातर ना लिखवाता था, लेकिन लिखवाने में ना टाइम बहुत जाता है, ठीक है। तो अब शॉर्ट नोट्स ना मैं खुद ही बनाकर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूंगा, ठीक है। वो आपको रिवीजन करने के लिए, क्या होता है ना, स्टडी मैट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब उसको भी कंसाइज भी तो करना है, या तो कंसाइज खुद करो नोट्स बना बना के। अब उतना टाइम बच्चा कई बार करता है, कई बार नहीं करता, और मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो वो डबल टाइम चला जाएगा, वो 110 की जगह 220 चली जाएंगी क्लासेस, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता उतना टाइम होता भी नहीं है। तो बेटर रहेगा मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, ताकि, और पीडीएफ फॉर्म में ऐसे नहीं दूंगा कि भाई इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं, पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्म में दूंगा। मैं दिखाता हूं अगर मेरे पास अभी कोई रखा हो तो, एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। जैसे एक चैप्टर है ऐसे 230, ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो स्टडी मैट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ हम इस नोट्स को भी रेफर करेंगे। इस नोट्स में मैंने क्या करा, सारा स्टडी मैट का कंटेंट, लेकिन एक ना थोड़ा टेबुलर फॉर्म की प्रेजेंटेशन में डाल दिया, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और सही भी लगेगा। अब ये पढ़ने में तो थोड़ा मजा आएगा ही आएगा ना, ठीक है। तो आपको इजी भी लगेगा और बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये बहुत डिटेल में बना रखा है, ये शॉर्ट नहीं है, ये नोट जो है शॉर्ट नहीं है, ये पूरा डिटेल्ड नोट्स है। मतलब अगर आप एंड में इसी को ही पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो ये मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू वगैरह सब मिलेगा, प्लस एमसीक्यूज की बुक, ठीक है। एमसीक्यू हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। और एंड में इस पे काम चल रहा है अभी, रिवीजन चार्ट्स। तो ये तो आपके एग्जाम तक ही तैयार हो पाएंगे, रिवीजन चार्ट्स फॉर्म में बना दूंगा मैं आप लोगों का। जैसे पूरा सिलेबस है ना, कोई भी चैप्टर होगा उसको शॉर्ट में चार्ट फॉर्म में बना दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ लिया तो आप अपनी तरफ से कोई चार्ट बना के रखो, देखो आप लोग करोगे ये चीज तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप अपनी तरफ से रफली रजिस्टर में चार्ट बना के रखो, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको यूज कर लूंगा, चाहोगे तो मैं आपका नाम भी लिख दूंगा उसमें नोट्स में कि प्रिपेयर्ड बाय दिस, ठीक है। तो ये बनाना, ये अगर आप खुद से बनाओगे ना तो समझ लेना कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बाकी मैं तो बना ही लूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। बहुत है, इतना ही पढ़ लो बहुत है, ठीक है। तो ये आपकी कवरेज है, इस चीज को हम फोकस करके हुए चलेंगे, ठीक है। ना तो क्वेश्चन ये सर, एग्जाम में क्वेश्चंस किस हिसाब के आते हैं? देखो सब्जेक्ट में क्वेश्चन तीन तरीके के आएंगे।
एक आएगा केस स्टडीज, जैसे लॉ में आती है ना आपकी केस स्टडीज, वैसे यहां पर भी केस स्टडीज आएंगी। एक आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? वो कोई भी एक स्टेटमेंट उठाएगा, अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कि वो किस टॉपिक की बात कर रहा है, और उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट होता है एक सब्जेक्ट टॉपिक होता है, तो उसकी ना एक वो क्या करेगा, स्टेटमेंट उठा लेगा कि सर ऑडिटर कैन रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लोअर लेवल बट कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क कंप्लीटली। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट की। ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको बतानी है, तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे कम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है ना भी मिले, तो ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज ये मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि सर मैं क्वेश्चंस क्वेश्चंस करके चला जाऊंगा किसी चैप्टर में तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं होता। कहते तो हैं लोग कि भाई इस चैप्टर में क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर जाए तो हो जाएगा काम, नहीं होता, अब नहीं होता, क्योंकि अब जो पेपर पूछता है इंस्टीट्यूट वो सारे कंसेप्चुअल पूछता है। हालांकि इस बार ऑडिट का पेपर काफी इजी पूछा था इन्होंने, लेकिन था पूरा केस स्टडी बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड था, लेकिन चीजें आसान पूछी थी, मुश्किल नहीं पूछी थी। लेकिन कंसेप्चुअल पेपर भी पूछे गए हैं पास्ट में, जहां बच्चों को दिक्कत आई है। वो दिक्कत क्यों आई है? बिकॉज उन्होंने इन डेप्थ चीजों को नहीं पढ़ा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की इन डेप्थ लेनी है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना वैसे भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप समझ लो ये सब्जेक्ट आपका ब्रेड एंड बटर है, आपकी रोजी रोटी है ये सब्जेक्ट। एक सीए को ऑडिट ही नहीं करना आएगा तो कौन करेगा ऑडिट? सीए का प्रोफेशन किस लिए जाना जाता है? क्या सीए का प्रोफेशन अकाउंटिंग के लिए जाना जाता है क्या? सर अकाउंटिंग तो कोई भी अकाउंटेंट कर लेगा, एक ग्रेजुएशन करने के बाद इंसान अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, एक्सपीरियंस ले लेके वो अकाउंटिंग करना सीख जाएगा, लेकिन ऑडिट तो सीए ही कर सकता है ना, अलाउड ही सीए को करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर ही सीए को दे रखी है कि आप ऑडिट कर सकते हो। तो आप लोग कह सकते हो कि अब देखो आपकी मोनोपोली है इस चीज में, किसी चीज में अगर मोनोपोली होती है तो मन चाहे पैसे भी तो मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी मोनोपोली है इस चीज में, अब क्योंकि आपकी मोनोपोली है, और सीए है ही कितने, कितने सीए इंडिया में बोलो, कितने सीए हैं? 4 से 5 लाख के आसपास सीए हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में 5 लाख सीए, कितना परसेंट हुआ? 0.001% कुछ होगा। ठीक है, अब देखो 5 लाख सीए और कितनी सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी, और हर कंपनी को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे एनपीओ हो, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी हो, सबको ऑडिट कराना है। टैक्स में पढ़ोगे कि भाई एक लिमिट के बाद, एक टर्नओवर की लिमिट के बाद टैक्स ऑडिट कराना है, बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं। ठीक है, और वो कौन करेगा? वो उन 5 लाख सीएस में से करेगा। अच्छा 5 लाख में से तो 5 लाख तो टोटल सी हैं, उसमें से आधे तो जॉब में है जो ऑडिट कर ही नहीं सकते, बचे कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से लगभग 1 लाख सीएस ऐसे होंगे जो अपने किसी वेंचर में होंगे, बिजनेस में होंगे। ठीक है, वो भी हटा दो, बचे 1.5 लाख। कितनी कंपनीज और ऑडिट करने वाले 1.5 लाख, तो समझ लो कितनी अच्छा पैसा मिल सकता है आप लोगों को। नहीं, जॉब वाला ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयड है कहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। हाँ, वो बताऊंगा मैं आगे जाकर क्यों नहीं कर सकते, एथिकली गलत है। ठीक है, तो आप समझ लो कि भाई 1.5 लाख सीएस हैं जो प्रैक्टिसिंग में होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर होगा, तो 1.5 लाख सीएस है प्रैक्टिसिंग वाले, और कितने सारे ऑडिट्स हैं, कितनी कंपनीज है, तो समझ लो आपके तो मनचाहे रेट हैं। तो इस सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको कमा कर देगा, शायद और सब्जेक्ट, और कोई सब्जेक्ट आपको इतना कमा के नहीं देगा। अब जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग तो एक अकाउंटेंट कर लेगा, तो आप लोग को कभी भी अकाउंटिंग का काम तो मिलने नहीं वाला, उसमें कमाई भी नहीं होगी। ठीक है, आपको उसको एग्जामिनेशन करने का, आप अगर किसी मान लो किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी गए तो आप उसके सीनियर लेवल पोस्ट पे ही जाओगे, कि भाई आपके नीचे अकाउंटेंट्स होंगे, आप उनको सुपरवाइज कर रहे होंगे, उन्हें गाइडेंस दे रहे होंगे, उन्हें गाइड कर रहे होंगे कि भाई आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रही है नहीं हो रही, जो भी स्टैंडर्ड्स लगते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से अकाउंटिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, या अगर आप खुद की प्रैक्टिस में हो, ये तो मैंने बात करी अगर आप जॉब में जाते हो, अगर आप खुद की प्रैक्टिस में हो
तो आप क्या करोगे, आप किसी क्लाइंट्स के ऑडिट कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपके दो एरिया है। अब अगला सब्जेक्ट था लॉ। देखो लॉ आप लोगों का इतना क्रिटिकल मेन एरिया नहीं है, क्योंकि उसके लिए सीएस है। कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए कौन है, सीएस है, क्योंकि उनको जितना डिटेल में लॉ पढ़ाया जाता है उतना आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। अंडरस्टैंडिंग आपको होती है क्योंकि यहाँ पर काम आती है वो चीजें, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाते, इतना प्रोसीजरल चीजों में नहीं जाते जितना सीएस ज्यादा है, तो वो उनका एरिया हटा दो। टैक्स, टैक्स भी सीए का काम है, लेकिन टैक्स में एडवोकेट भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जो वकील्स होते हैं, वकील लोग भी टैक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो लोग टैक्स के आपको देखेंगे बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो टैक्स में एडवोकेट्स की कहते हैं ना अच्छी पावर है, ठीक है, तो वहां कंपटीशन आ गया, ठीक है। अब अच्छा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के लिए सीएमएस बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां उनका उनके साथ कंपटीशन आ गया। एफएम फाइनेंस में सीएफएस वगैरह होती हैं, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह जो होते हैं, और जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें, ये सब चीजें संभाल लेते हैं, ठीक है। अब बचा ऑडिट, यही तो आपका मेन एरिया है जिसमें आप लोगों की मोनोपोली है, तो इस सब्जेक्ट को तो आपको वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। कल को पहली वाली जॉब आपकी लगेगी ना, अगर आप लोग मुझे याद रखोगे, तो आप पहले वाली जॉब आपकी लगेगी तो आप मुझे बताओगे सर मेरी जॉब लगी है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि पहले पहली जॉब जो लगती है वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एज अ ऑडिटर की लगती है। जब आप बिग फोर में भी जाओगे तो उनकी स्टैट्यूटरी ऑडिट की टीम में शामिल हो जाओगे। आर्टिकलशिप में भी जाओगे तो आप ऑडिट्स ही करने जाओगे ज्यादातर वहां पर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या है, और इसी वजह से ये सब्जेक्ट आपका फाइनल लेवल पे और डिटेल में एडवांस ऑडिटिंग के नाम से, समझ पा रहे हो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। देखो मैं आपको ना पास्ट पेपर दिखाता हूँ, जो भी पास्ट पेपर हुआ था आप इससे देखोगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। ये आपका डिस्क्रिप्टिव मार्क का जो 70 मार्क्स का पेपर है ये वो है, बाकी 30 नंबर के एमसीक्यूज हो गए आपके, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन देखो, केस स्टडी। अच्छा मजे की बात क्या है कि यहाँ पर AS2 का ही क्वेश्चन पूछ लिया जी। सर ऑडिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो ना अकाउंट्स में, उसको इतना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ऑडिट में किसी भी एएस का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे प्रॉपर्ली वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो वो घुमा फिरा के बात तो ऑडिट की करेगा, लेकिन वो पूरी टेस्टिंग कर लेगा किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। हालांकि यहाँ तो बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछ लिया, देखो क्या कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो एज पर AS2, तो ये न्यूमेरिकल सवाल आ गया आपका ऑडिट में, ठीक है। केस स्टडी, कंपनीज एक्ट की कुछ बातें, केस स्टडी, मतलब आप देखोगे पूरे पेपर में केस स्टडीज ही केस स्टडीज हैं, देखो सारी केस स्टडीज, डायरेक्ट तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, ये सब केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, केस स्टडी बेस्ड पेपर है। केस स्टडी या स्टेटमेंट बेस्ड आपको पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन यही मिलेंगे, डायरेक्ट तो बहुत रेयर चांस है कि कभी कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। ये पॉइंट होता है। अब पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न कैसा है, दो सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज योर MCQs, 30 नंबर के MCQs आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि एक एक नंबर के MCQs होंगे या दो दो नंबर के MCQ होंगे, केस बेस्ड MCQs भी होंगे। केस स्टडी होगी उसमें 4-5 MCQ पूछ लिए, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म होंगे उसमें दो दो नंबर का MCQ पूछ लिया, एक एक नंबर का MCQ पूछ लिया, तो उसका कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि कितने नंबर के कैसे MCQs आएंगे, बट हाँ 30 नंबर के MCQs आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना ये पूरा आपका इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर होंगे। यहाँ पर ऐसे MCQs नहीं होंगे कि भाई इस स्टैंडर्ड जैसे ऐसे 200 है, ऐसे 200 का नाम बताओ, वो एक MCQ में कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के पूछेगा, इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। फायदा क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। और पार्ट 2 इज योर डिस्क्रिप्टिव, 70 मार्क्स का, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 14 मार्क्स के,
उसमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन चूज करना है। अब 14 मार्क्स का कोई फुल फ्लैज एक क्वेश्चन नहीं होगा, वो 14 मार्क्स के भी 3 पार्ट्स हैं। ये 14 मार्क्स के भी आपके क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कैसे कैसे हो गए आप, सॉरी 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट कैसे कैसे हो गए आपके, 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, मतलब पेपर लेंदी है, इससे पता लगा पेपर लेंदी है। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 4 20 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव हो गए ना आपके। फिर हर क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो 5 इंटू 4 20 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। अब क्वेश्चन आता है सर 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 4 4 3 3 नंबर के, तो आप ये मत सोचना कि मैं कहानियां लिख के आऊंगा इस पेपर में, कहानियों के कोई मार्क्स नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहानी पता होगी ना, बस उसको लिखे जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो टाइम वेस्टेज होगा, काटा लगेगा। जो पूछा है उसी का ही आंसर देना है, फालतू की बातें कुछ नहीं लिखनी। चाहे आंसर 1 लाइन का क्यों ना हो, 2 लाइन का क्यों ना हो, आपको जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है। ऐसा मत देखना कि सर 2 लाइन का 3 लाइन का ही आंसर बन रहा है तो मेरे को 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। भाई जब आंसर जितना है उतना ही तो दोगे ना। उसकी प्रेजेंटेशन आनी चाहिए आपको, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर को, केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करता है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करता है, फिर आपको नंबर मिलेंगे सही। ठीक है, तो बिल्कुल भी कहानी पे मत बिलीव करना कि भाई मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। यार इन सब्जेक्ट्स में कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स, इनमें क्या कहानी लिखोगे। तुम्हें प्रोविजन पता होगा तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। उसमें थोड़ी ना अपने आप कुछ बना के लिख दोगे, जो भी बना के लिखोगे गलत शलत ही लिखोगे। गलत लिखोगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर में। आप ये मत सोचना कि मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो मुझे नंबर मिलेंगे, नहीं, वो नेगेटिव इंपैक्ट ही क्रिएट करेगा। वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसे नहीं आता, ये बस पेजेस भर रहा है। तो वो आगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना उस पे भी एग्जामिनर कहता है ना चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो आपके आंसर को पढ़ेगा, टाइम लगाएगा, और वो देखेगा इररिलेवेंट चीजें लिखी हुई है, तो उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो आगे इरिटेट हो जाएगा आपके पेपर से, तो जो आपने अच्छी भी करी थी होंगी ना चीजें, वो सब मिक्स हो जाएंगी। तो ये चीज मत करना। आता हो तो करना क्वेश्चन, नहीं आता हो तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पेपर में एग्जामिशन कैसे ला सकते हो। ठीक है, देख 30 नंबर एमसीक्यूज को तो इतना अच्छे से कर लो कि इसमें आराम से आप 25 नंबर स्कोर करो और हो जाते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, कुछ याद वाद कुछ नहीं करा, लेकिन नॉलेज अच्छे से ले लिया, तो आप 25 नंबर तो ये पक्के कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बचे 70, मैं कहता हूं कि सर इतना पढ़ जाओगे सब्जेक्ट को कि आप इसमें 50% तो आपके कहीं नहीं गए। 50% तो कहीं नहीं गए, कितने हो गए 35, और 35 और 25 जोड़ लो 60 नंबर तो बनते ही हैं। तो 60 नंबर लाने के लिए आपको एमसीक्यू पे ग्रिप अच्छी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी चाहिए। और इतनी नॉलेज, जब आपने एमसीक्यू के लिए सब्जेक्ट की नॉलेज ले ली, तो आप 70 में से 50% तो आराम से लिया होगे। 50% बोला है मैंने, तो ज्यादा भी ला सकते हो ना। तो एग्जामिशन लाना कोई बिग डील नहीं है इस पेपर में। अब वो अलग बात है आती है या नहीं आती है बच्चों की, वो बात अलग है, लेकिन लाने वाले लाते हैं अगर वो तरीके से तमीज से सब्जेक्ट को पढ़ के जाएंगे तो। पता क्यों नहीं लाते, इसलिए नहीं लाते क्योंकि सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते, निग्लेक्ट कर देते हैं कि ऑडिट है बाद में देख लूंगा। आपके 2 पेपर ऐसे हैं जिसमें बच्चा क्या करता है ना, सबसे ज्यादा उनको अवॉइड करता है, ऑडिट और एक एफएम के साथ जो एसएम का पेपर है, वो 50 नंबर की एसएम है आपके साथ। तो ये 2 पेपर 150 नंबर का जो कंटेंट है, बच्चा क्या करता है इसको ना लास्ट के लिए छोड़ता है कि एग्जाम से 3 महीने, बहुत सारे बच्चे तो 3 महीने पहले क्लास ले रहे होते हैं कि सर ऑडिट की क्लास। अब भाई हम तो दे देंगे, हमें तो सेल करने, हम दे दी, लेकिन मैं सोचता हूँ वो पढ़ेंगे कैसे। एक बच्चा 6-7 महीने में भी पढ़ के प्रॉपरली उसको अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहा, वो 3 महीने में क्या करेगा, और वो नहीं होते पास, वो इस सब्जेक्ट में पास नहीं होते। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग टाइम से इसे ज्वाइन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। अगर और 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद ज्वाइन करते ना, फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाती, आपको लगता कि यार ये तो बेकार है। ठीक है, फिर वो बेकार के चक्कर में या तो सिर्फ पॉइंट मार्जिन मार्जिन पे पास हो रहे हो, ठीक है, लेकिन फायदा कुछ ही नहीं है, फाइनल में फंस जाओगे। या तो ये हो कि भाई सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ के आगे काम का ही नहीं है, तब तो मैं मान भी लूंगी चलो ठीक है, अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल में यहाँ नहीं पढ़ा ढंग से तो फाइनल में फंस जाओगे। फाइनल में तो एडवांस लेवल की चीजें आ जाएगी, जब आपका बेस ही कमजोर होगा तो एडवांस कैसे पढ़ोगे। फाइनल के लिए बेस बना रहे हो आप, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें साथ में लेकर चलनी है कि हमें एग्जाम भी निकालना है अच्छे नंबर के साथ, और अपना इस सब्जेक्ट में मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, बेस बना लेना अच्छा सा, ताकि मेरे को फाइनल लेवल पे कोई दिक्कत ना आए।
क्योंकि वहां इसी की एक्सटेंशन पढ़ोगे। जो स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पढ़ोगे सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे फाइनल में, और कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इस पेपर में भी एग्जाम्शन लानी है, निग्लेक्ट मत करना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो बताओ यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इस तरीके के आपके पेपर आएंगे कि 5 क्वेश्चन करते हैं, 4-4 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, छोटे ही आते हैं। आप देखोगे, ये देखो दिखाया था ना भी पेपर, देखो 4-4 नंबर के क्वेश्चन, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये पढ़ते हैं। अभी कुछ आपको पता नहीं लगेगा कि क्या कह रहा है, बट स्टिल, Messrs. KLM and Company Chartered Accountants, a partnership firm, while designing test of control and test of details in MN Limited, has to determine the items for testing that can be effective in meeting the purpose of audit procedure. Okay, कुछ उसको टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन करना है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, चलो भाई क्या कह रहा है पता नहीं। State the factors that can be considered by the audit firm for selecting specific item from a population, and also state the specific item that can be included in such study। देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पूछ रहा है वो कह रहा है कि भाई हमें आइटम सेलेक्ट करनी है टेस्टिंग के लिए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे, कैसे वो टेस्टिंग करेगा, कैसे वो सिलेक्शन करेगा आइटम्स की, उसके लिए क्या क्या उसे फैक्टर्स देखने हैं, और क्या क्या आइटम्स उस लिस्ट में इंक्लूड, उस टेस्टिंग के लिए इंक्लूड हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दो। टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपका ऐसे 530, ऐसे 315 पढ़ोगे आगे जाकर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करेगा, जिसको फैक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा ना, वो 530 और 315 के बारे में कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देगा, जो भी लिखेगा पूरा काटा लगेगा, क्योंकि उसने जो पूछा है वो लिखना है। अब आपको फैक्टर्स ये याद हैं, पता है इसके बारे में, तो आप लिख दोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, नहीं तो फिर कहानियां बनाओगे। ठीक है, कहानियां बनाने के कोई नंबर नहीं है। फिर ये मत बोलना सर मैं तो लिख के आया हूं, मेरे को तो कुछ भी नंबर नहीं मिले, इररिलेवेंट चीजों के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, रेलेवेंट लिखोगे। हाँ ये हो सकता है कि मान लो 5 फैक्टर्स हैं, आपने 5 में से 3 ही लिख पाए, तो 4 में से कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन फैक्टर्स पूछा तो फैक्टर्स ही लिखना है ना फिर। बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर पूछता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, बच्चा लिख के आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है, वो स्टैंडर्ड में डिफाइंड है, बच्चा जनरल भाषा में एडवांटेज ऑफ ऑडिट के बारे में बता रहा है, वो भी एक टॉपिक है बेसिक, तो बच्चा उसके बारे में लिख के आ रहा है, तो नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। फिर बच्चा कहेगा सर नंबर ही नहीं दे रहा एग्जामिनर कुछ, जब तुमने लिखा ही गलत चलता है तो कैसे नंबर मिलेगा? तो उल्टे सीधा आंसर के कोई नंबर नहीं है। टू द पॉइंट जो पूछा है वो लिखना है, वो आता हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। पेपर वैसे ही लेंदी होगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस है, तो आपका टाइम भी निकलता है इसमें, लिखते लिखते हाथ थक जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब आप एक रजिस्टर पे, अच्छा सर हमें क्या क्या रखना है साथ में, स्टडी मैट लेकर आना है आपको साथ में, और एक रजिस्टर कैरी कर लेना। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कौन सा रजिस्टर बनाना है, ये है वो है, एक रजिस्टर कैरी कर लेना, जिसमें कुछ अगर कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस है या कुछ लिखवाना है, कुछ चीजें लिखवानी है तो वो लिख लेंगे, नहीं तो वो नोट्स पे भी लिखते रहेंगे, बुक पे भी लिखते रहेंगे। ठीक है, तो एक रजिस्टर कैरी कर लेना, स्टडी मैट कैरी कर लेना, और जो मैं नोट्स देता रहूंगा साथ साथ वो कैरी कर लेना। ठीक है, लिखो कोर्स कंटेंट, सिलेबस, टोटल 11 चैप्टर्स आईसीआई के हिसाब से, टोटल 11 चैप्टर्स। लेकिन अगर मैं इसे सब डिवाइड कर दूं, देखो ये आईसीआई स्टडी मैट है, आप इसमें देखोगे तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन रिव्यू, रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, बैंक ऑडिट, एथिक्स वगैरह, 11 चैप्टर्स। लेकिन 11 चैप्टर्स के अंदर जो कंटेंट है कम से कम 20-25 चैप्टर्स का कंटेंट है। क्योंकि क्या है, देखो जैसे ये दे रखा है, एक कंप्लीशन एंड रिव्यू उठाया, इसमें स्टैंडर्ड्स है, जैसे देखो 560, 570, 450, 580,
260, 265, ये अपने आप में अलग अलग क्या है, चैप्टर ही आप बोल सकते हो, हर एक स्टैंडर्ड को एक चैप्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या बना रखे हैं इन्होंने, स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, चैप्टर्स बना रखे हैं। तो क्या कर रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड्स को चैप्टर का पार्ट बना रखा है। इस तरीके से आपके 11 चैप्टर है, लेकिन अगर मैं सबको ब्रेक कर दूंगा कि भाई हर टॉपिक को अलग अलग चैप्टर बना दूंगा, तो कम से कम 20-25 चैप्टर का कंटेंट है। ठीक है, लेकिन वो देखने में डर लगता है ना, इसलिए फिर 11 चैप्टर ही बोलेंगे हम इससे कि 11 चैप्टर का कंटेंट है। लेकिन मैं कोर्स कंटेंट में आपको लिखवा दूंगा किस चैप्टर में क्या क्या स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करने लगोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड नाम नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना एएस, वैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है एसए। ठीक है, एएस का उल्टा एसए। ठीक है, तो एएस यहां पर होता है एसए। ठीक है, तो जैसे एएस में नाम और नंबर होता है, जैसे एएस 2 होता है, एएस 2 किसका होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ऐसे ही ऐसे में नाम और नंबर होता है। जैसे ऐसे 200, ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं होते, यहाँ 200 से शुरू होता है, ऐसे 200, और ऐसे भी होते 200 201 205 दो नहीं, 200 फिर सीधा 210 है, फिर 220 है, फिर 230 है, फिर 250 है, 40 है, 60 है, 65 है, ऐसे है। सर ये नंबरिंग का क्या ऑर्डर है, कुछ नहीं, सब इंटरनेशनली कॉपी पेस्ट नंबर है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे आपके। हाँ जी, नहीं हो जाएंगे, सारे स्टैंडर्ड भी नहीं है, लेकिन वो हो जाएंगे, ये सब स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि सर ये इतने नंबर और इतने नाम भी बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े नाम कैसे याद होंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे। एएस भी तो याद होते हैं, शुरू में एएस के लिए लगता था कि सर एएस कैसे याद होंगे, वो भी याद हो जाएंगे, ये भी याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। ये तो आपको हो जाएगा याद, इसकी तो गारंटी है, चाहे कुछ हो या ना हो, ये तो हो जाएगा। ठीक है, कोर्स कंटेंट लिखो, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, पहला चैप्टर आपका। ठीक है, पहला चैप्टर और 11th चैप्टर, हम सबसे पहले ना चैप्टर नंबर 1 और सीधा 11th करेंगे। क्यों, पहले इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा था, जब ओल्ड कोर्स था ऑडिट का, तो वहां पर चैप्टर नंबर 1 और 11 मिलाकर एक चैप्टर था। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, चैप्टर को डिवाइड कर दिया, 1 अलग कर दिया, और जो एथिक्स वाला पार्ट है उसको चैप्टर नंबर 11 बना दिया। लेकिन एथिक्स वाला पार्ट हमें इसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और 11 करेंगे, और ये दोनों बेसिक चैप्टर है, इससे आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑडिट होता क्या है। ठीक है, बेसिक चैप्टर और एग्जाम में कम से कम नहीं तो 15 मार्क्स तक कवर हो जाता है इन दोनों चैप्टर में से। ठीक है, तो अच्छे से इसको करेंगे। मैं तो हैरान हो रहा होता हूँ, मैंने वीडियोस देखी भी है बहुत सारी जगह पे ना स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं, कि भाई प्रोसीजर वाली चीजों पे पहले आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे होती है वो चीजें, जब तक बेसिक ही नहीं पता होंगी तो कैसे कर लेगा बच्चा। ऐसे 200, ऐसे 200 इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with standards on auditing। अब आप क्या हो गया सर, ये ऐसे दोस्तों का नाम है, ये तो पूरी कहानी है। ठीक है, ये नाम है इसका, और ये सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है आपका, सबसे पहला प्यारा छोटा सा बेसिक स्टैंडर्ड। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये याद हो जाए, सब स्टैंडर्ड के नंबर याद हो जाएंगे। खुद ही आप बोल रहे होंगे सर ऐसे 200, अब क्या होता है ना, चीजों को लिखने से याद होता है। अब मैं सीधा ऐसे 200 लिखवा दूं आपको, मैं जान के नाम लिखवा रहा हूं, जितना लिखोगे उतना याद हो जाएगा। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिख रहे होंगे, ऐसे 200 के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे 200 का नाम नंबर लिख के आओगे तो आपको अपने आप याद होगा। जब आप क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आप नाम नंबर लिख कर आओ, जितना लिखोगे उतना याद होगा, तो रूल है, सिंपल सा बात है।
ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम सिर्फ एक की स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ऐसे 200, और बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसमें कवर होता है ऐसे 300, जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। बहुत सारे चैप्टर में ना खाली सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही हैं, जैसे कुछ आगे चैप्टर लिखवाऊंगा उसमें ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे इसमें स्टैंडर्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, जैसे ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग वाली बातें ना ऐसे 300 में कवर होती है, लेकिन प्रोग्राम एक जनरल टॉपिक है। ऐसे रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इसमें रिस्क असेसमेंट वाला टॉपिक है वो ऐसे से कवर हो जाता है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल एक अलग से टॉपिक है आपका, एक बेसिक जनरल टॉपिक है। तो यहां पर आपके दो स्टैंडर्ड कवर है, ऐसे 315 एंड ऐसे 320। ऐसे 315, ऐसे 320 और ऐसे 330 भी है। 315 का नाम लिखो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। सर अगेन एक भारी भरकम नाम, और ये बड़ा भी है स्टैंडर्ड, ऐसे 315। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऐसे 320, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। और एक आएगा आपका ऐसे 330, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू assessed risk। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू assessed risk। ठीक है। चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 4, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, इसमें आपके ना ऐसे 500 वाली सीरीज चलेगी, तो ऐसे 500,
जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500, ऐसे 610, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 530, ऑडिट सैम्पलिंग। 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर selected items। ऐसे 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 510, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस। 550, रिलेटेड पार्टीज। 520, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके चैप्टर नंबर 4 में कवर है ऑडिट एविडेंस। चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो चैप्टर है ये कहते हैं ना उसको समुद्र की तरह है ये। कैसे सर, ये खत्म ही नहीं होता। और जितना कंटेंट इंस्टीट्यूट ने दे रखा है उसने साफ साफ लिखा है कि इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये चैप्टर ना बहुत जनरल है। इसमें है क्या, यहां पर जो आपने अकाउंट्स में आइटम्स पढ़ी हैं, क्या नाम है देखो, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब बैलेंस शीट पीएनएल में जितनी भी आइटम्स होती हैं, किसी भी आइटम पे पूछ लेगा कि इसका ऑडिट कैसे होगा। जैसे ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई का ऑडिट कैसे करोगे, खाली पीपीई का ऑडिट कैसे करोगे, पीपीई को चेक कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको ऑडिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्लस पीपीई की अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, लिख दोगे। इन्वेंट्रीज का ऑडिट कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका रेंट एक्सपेंसेस का, रेंट पेड, इसका ऑडिट कैसे करोगे। मतलब जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम होती है, किसी भी आइटम पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टडी मैट में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग नॉलेज बहुत काम करेगी, और एग्जाम में 15-20 नंबर का आ जाता है इसी में से क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये बहुत जनरल है, जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत जनरल है, कि अगर मैं इसको खुद से, और इसको ना याद कुछ नहीं करना, इस पर रीडिंग देनी है, रीडिंग दे दोगे आपके दिमाग में पॉइंट्स बैठने लग जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी दिखाया था मैंने आपको एसे 230, ठीक है।
ये चैप्टर है आपका, चैप्टर 7। इसमें आएगा आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू, कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसमें कवर होंगे ऐसे 560, सब्सिक्वेंट इवेंट्स 570, गोइंग कंसर्न 450, evaluation of misstatements 'identified during audit', evaluation of misstatement identified during audit ऐसे 580, written representations ऐसे 260, communication with those charged with governance, शॉर्ट में से TCWG बोल देते हैं, TCWG, कम्युनिकेशन विद TCWG ऐसे 265, communicating deficiencies, communicating deficiencies in internal control with TCWG। ठीक है, कंप्लीशन एंड रिव्यू। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 8, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में आपके 700 वाली सीरीज चलती है, ऐसे 700, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, forming an opinion and reporting on financial statements, then ऐसे 701, communicating key audit matters, key audit matters independent auditors report, सात सौ पांच, modification to the opinion in independent auditors report, 706, emphasis on matter paragraphs and
other matter paragraphs in independent auditors report. ऐसे 710 comparative information corresponding figures and comparative financial statements and comparative financial statements. इस चैप्टर में ये 700 की सीरीज के स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ आपको कंपनीज एक्ट की भी बातें पढ़नी है। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन पढ़ने आपको। एक पढ़ोगे आप सेक्शन 143, अभी पहुंचो वहां तक? अभी नहीं पहुंचे ना। 143 में आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो वो पहले क्या होता था, पूरा ऑडिट्स एंड ऑडिटर्स का जो चैप्टर था ना, वो पूरा ऑडिट में हुआ करता था। डबल डबल जगह पढ़ते थे बच्चे, लॉ में भी पढ़ते थे और ऑडिट में भी पढ़ते थे। लेकिन अब इन्होंने वो लॉ वाली बातें हटा दी। अब उन्होंने जो सिर्फ ऑडिट के लिए रेलेवेंट है वही डाला है। पहले पढ़ते थे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कब होती है, क्या फॉर्म फाइल होता है, कितने टाइम पीरियड में होता है, वो सब लॉ की बातें हैं। वो तो सब लीगल कंप्लायंसेस हैं, तो वो सब लॉ में पढ़ लोगे आप। 139 से 148 तक डील करते हैं ऑडिटर्स को, तो वो तो आप वहां पढ़ लोगे। लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है ऑडिटर को, वो यहां पर पढ़ोगे। ठीक है। एक होता है सेक्शन 134, ये पढ़ा है 134? नहीं पढ़ा। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट आता है इसमें। ठीक है। 134 पूरा नहीं पढ़ना। 5E, इसका क्वेश्चन भी आया था इस बार। 134 5 क्लॉज ई, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें डालना पड़ता है कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल उनका ऑपरेटिव है या नहीं है। तो उस पे भी ऑडिटर के क्या क्या उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देखना है। एक आप पढ़ोगे कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जिसे हम शॉर्ट में कारो 2020 भी कह सकते हैं। कारो 2020 ये पढ़ोगे। एक कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ये भी एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनी लॉ। तो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2020। सो 2020 मतलब 2020 में आया था ये। 2020 में पहली बार नहीं आया था, हर 4 साल में बदल जाता है। पहले कारो 2016 था, उससे पहले 2012 था, फिर 2008 था, तो सर अब 2024 आना चाहिए। ठीक है। अभी तक तो नहीं आया, तो आपके एग्जाम के लिए तो 2020 ही है, क्योंकि जब भी आएगा तो 1 साल बाद ही एप्लीकेबल होगा। हाँ, अब देखो क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। अगेन जनरल टॉपिक, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, एडीई, एक जनरल टॉपिक। इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, एक सेकंड, इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक ऑडिट करना है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, स्कूल कॉलेज, इनका ऑडिट कैसे होगा।
कोई हॉस्पिटल है उसको ऑडिट कैसे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे होगा, किसी एनजीओ का ऑडिट कैसे होगा, किसी एलएलपी का ऑडिट कैसे होगा, किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कैसे होगा, किसी होटल का ऑडिट कैसे होगा। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी इसमें आपकी। स्पेशल एंटिटीज होंगी ना, इनका ऑडिट कैसे होगा। ठीक है, अगेन जनरल सारा जब ऑडिट आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑडिट में प्रोसेस क्या रहता है, उसको यहां पर अप्लाई करना आना चाहिए बस। ठीक है, चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स। बैंक का ऑडिट कैसे होता है, हालांकि वो भी स्पेशल एंटिटी में आना चाहिए, लेकिन उसको अलग चैप्टर बना रखा है इन्होंने। तो बैंक ऑडिट आ गया, और भी ऑडिट है सारे, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, लेकिन वो सब अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना आपको। पीएसयू का ऑडिट वो यहाँ पर नहीं है, वो फाइनल लेवल पे पढ़ोगे आप। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, एक पढ़ते हो SQC1। सर ये SQC क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब सर ये SQC नाम क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, वो भी पढ़ेंगे इसके बारे में। SQC क्या होता है, ऐसे 210, देखो 200 अपने चैप्टर नंबर 1 में डालते ना, 210 यहां आ गया। ठीक है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आ गया आपके, ये सिलेबस आपका, ये छोटा सा आपका सिलेबस है, छोटा सा। ठीक है 4 पेज का सिलेबस है बस। ठीक है, अच्छा आपने देखा कि सर 200 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे की सीरीज। ठीक है, तो 200 की सीरीज है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है। ठीक है, 800 भी होती है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो 200 से स्टार्ट होती है और 800 की सीरीज पे एंड होते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे SQC अभी एक लिख लिया हमने। SRS होता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। SAE होता है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। SRE होता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड एंगेजमेंट्स। ठीक है, ये सब आप फाइनल लेवल पे पढ़ते हो, और बहुत सारी चीजें तो आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे, जब आप प्रैक्टिकली काम करने लगोगे ना तब आप देखोगे। ठीक है, ज्यादा फोकस इंस्टीट्यूट का आपके करिकुलम में इंटर फाइनल में ऐसे पर ही रहता है। इससे अलावा जो चीजें होती है वो सब जब आपके, क्योंकि उनके ना काम कम होते हैं। ठीक है, तो उनके जब काम होंगे तो उस टाइम पे आप पढ़ लोगे तो आप अपना काम कर लोगे काम। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो काम आता है वो किसका आता है, ऐसे रिलेटेड ही काम आता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे हमें फोकस ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, एसेज है, तो ये हमें पढ़ने हैं। अभी मैंने आपको ये कुछ नहीं बताया कि ऐसे क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, वो नहीं बताया, सिर्फ बता दिया कि हाँ कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज एक्ट की बातें भी हमें देखनी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं ऑडिट। अब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। व्हाई ऑडिट इज नेसेसरी, बताओ ऑडिट, ऑडिट है क्या, पहले तो ये बताओ। ऑडिट जनरली आप क्या समझते हो ऑडिट से, सच कुछ चेकिंग से रिलेटेड मतलब होता है। ऑडिट का मतलब तो चेक होता है। जैसे मैंने बोला मेरा सिस्टम चेक कर लो, काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप इस सिस्टम का ऑडिट ही तो कर रहे हो। ठीक है, कैसे करोगे, मैंने बोला मेरा सिस्टम चेक कर लो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ कैसे चेक करोगे। इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं है, मैंने बोला मेरा सिस्टम चेक कर लो, कैसे चेक करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सिस्टम चेक करने से पहले क्या करोगे, सिस्टम चेकिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे,
एनालाइज करोगे क्या? सिस्टम कैसा है, सही बोल रहा है बिल्कुल वो, कि सर एनालाइज करेंगे सिस्टम कैसा है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे कि आपके सिस्टम में क्या है, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, किस पर्पस के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो कोई भी आप किसी बिजनेस का, किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने से पहले पहले उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे कि उसका बिजनेस किस चीज का है, ठीक है। उसके अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे। चलो आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैंने बता दिया कि भाई ये सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं और ये सब चीजें इसमें है। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब फिर क्या करोगे? मैंने क्या बोला, मैंने बोला चेक कर लो सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर आप, आपका जो सिस्टम है किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं? बोलो हाँ या ना। भैया आप मुझसे पूछोगे ना कि आपने ये तो बोल दिया सिस्टम चेक कर दो, आप ये नहीं पूछोगे सर चेक करूं क्या? सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, लेकिन किससे चेक करूं? क्या आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? मैंने रूल्स बना रखे हैं कि भाई इतने से इतने बजे तक सिस्टम बंद होना चाहिए, इतना डेटा इसमें स्टोर होना चाहिए, ये मैंने रूल्स बना रखे हैं। तो आप उसी को ही तो चेक करोगे कि क्या मेरा सिस्टम ठीक तरीके से ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है, जो जिस तरीके से मैं चाहता हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल्स बोलते हैं उसे बेसिकली। तो आपने मेरे कंट्रोल सिस्टम को देखा, अंडरस्टैंडिंग उसकी भी ले ली। अब अब क्या करोगे आप? अब आप चेकिंग स्टार्ट कर दोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? आप प्रोसीजर्स लगाओगे। जैसे आपने देखा कि भाई फोल्डर्स वगैरह को आपने एक्सेस किया, आपने देखा कि भाई सारा एक्चुअल डेटा जेन्युइन डेटा है या नहीं है, कोई गलत गलत डेटा तो नहीं है, कोई किसी को कोई पासवर्ड्स वगैरह तो नहीं है सिस्टम में, ठीक है। तो प्रोसीजर्स लगा रहे हो, प्रोसीजर लगाकर फिर क्या कर रहे हो आप? एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और उसको कंपेयर करके, प्रोसीजर लगाए, एविडेंस कलेक्ट करे, उसमें कुछ कमियां ढूंढी, कमियां ढूंढ के आप क्या कर रहे हो? मुझे बता रहे हो, दैट इज रिपोर्टिंग। तो ऑडिट में भी तो एक ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले आप ऑडिट करने गए, भाई ऐसा नहीं कि किसी के ऑडिट पे गए, किसी के प्रेमाइस पे गए और उठा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी शुरू कर दी। पहले तो अंडरस्टैंडिंग लोगे ना, उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लोगे। फिर अपने प्रोसीजर लगाने चालू करोगे कि प्रोसीजर कैसे, जो एज पर एसेस, एज पर ये गाइडेंस इंस्टीट्यूट बता रहा है आपको कि ऐसे ऐसे आपको ऑडिट करना है। प्रोसीजर लगा लिए, प्रोसीजर लगा के आप क्या करोगे? एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे कि कोई भी चीज ठीक है या नहीं है, उसके प्रूफ्स, प्रूफ्स को कलेक्ट करोगे। कुछ कमियां निकल के आती हैं तो उसे फिर रिपोर्ट करना शुरू करोगे, मेंशन करना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब आप अपने चैप्टर के नाम पढ़ो। देखो चैप्टर का नाम क्या क्या है, सारे प्रोसेस से चल रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले बेसिक जान लिया कि ऑडिट क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई ऑडिट कर रहे हैं किस ऑब्जेक्टिव से ऑडिट कर रहे हैं, और उसका स्कोप क्या है कि क्या क्या चीजें कवर होती है ऑडिट में। नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप जान लिया। उसके बाद ऑडिट स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ प्लानिंग बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, एक प्रोग्राम डिजाइन करोगे, टीम लेकर जाओगे अपने ऑडिट करवाने के लिए, ठीक है। तो उसको कुछ प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम ब्रीफिंग करोगे, सारी चीजें करोगे। सेकंड चैप्टर, ठीक है। थर्ड में ऑडिट करना शुरू कर रहे हो आप, तो पहले एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे, रिस्क को असेस करना सीखोगे, रिस्क असेसमेंट। फिर प्रोसीजर लगा के आप एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू करोगे, ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंस लगा लिए, ये सारे तरीके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस चैप्टर को मैं हटा देता हूं, ये अलग चैप्टर है। फिर आप क्या करोगे? जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे, आप अपनी भी एक फाइल बनाओगे, मेंटेन करोगे, क्योंकि कल को आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपने इसके ऑडिट में क्या क्या चेक किया, तो आपके पास होनी चाहिए ना चीजें। दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आपने मेरा सिस्टम चेक किया, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने मेरे सिस्टम में क्या क्या चेक किया, तो आप अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो रखोगे कि देखो मैंने ये चेक किया था, मैंने ये चेक किया था, मैंने ये चेक किया था। तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे कि भाई आपने चेक किया, तो आप कैसे कह सकते हो ये ठीक है? तो आपके पास कुछ एविडेंस होगा कि देखो मेरे को तो ये एविडेंस मिला था, ये मेरी फाइल में है, इसके बेसिस पर मैं कह रहा हूं ये ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कंप्लीट करना शुरू करोगे ऑडिट को, कंप्लीशन एंड रिव्यू।
कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, ऑडिट को वाइंड अप करना शुरू करोगे, कंप्लीट करना शुरू करोगे। किसी की हेल्प ली आपने ऑडिट में, या अपनी टीम की हेल्प ली है, तो उनके काम को रिव्यू करना शुरू करोगे, और अंत में क्या करोगे, रिपोर्टिंग कर दोगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी इसी सीक्वेंस में। ऐसे में कोई भी कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ा सकता आपको। ये सीक्वेंस ही आपको पढ़ने के लिए मदद करेगी। पहले बेसिक जानोगे, फिर प्लानिंग करोगे, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, एविडेंसेस, फिर रिपोर्ट। सीधा रिपोर्ट पढ़ा दूंगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑडिट, आपने बोला सर चेकिंग, कुछ चेकिंग चेकिंग है, चेक करना है। चलो, आज के बाद चेकिंग वर्ड नहीं बोलना आपको, आपको बोलना है वर्ड एग्जामिनेशन। देखो, सब्जेक्ट में ना आपको कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगा मैं साथ साथ, जो आपको अपने आंसर में यूज करना है। आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी बिल्कुल जनरल इंग्लिश में आंसर लिख सकते हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। आपको उसके लिए क्या चाहिए, जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं वो चाहिए। जैसे आप लिखोगे चेकिंग, नहीं नंबर मिलेंगे। एग्जामिनेशन वर्ड लिखोगे, सही मिलेगा। इवैल्यूएशन वर्ड लिखोगे, सही मिलेगा। असेसिंग वर्ड लिखोगे, सही मिलेगा। लेकिन इसके सिनोनिम्स तो सिंपल सिंपल भी होते हैं, वो उस पर नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट। तो थोड़ा आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ये तो याद, ये है लर्निंग वाला एरिया आपका। ठीक है, तो सर कुछ एग्जामिनेशन करना है, अब सर क्यों करना है, वाई, क्या होगा, ऑडिट कर दिया तो क्या होगा। हम्म, बिल्कुल, कि सर अगर कंपनी में कोई गड़बड़ी है तो शेयर होल्डर तक वो इंफॉर्मेशन चली जाए। कंपनी गड़बड़ी कर रही है, अब देखो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चला कौन रहा है, डायरेक्टर्स वगैरह तो मैनेज कर रहे हैं। अब डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स खुद थोड़ी ना बता देंगे शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर तो यही चाहता है ना कि कोई थर्ड पार्टी आए, इंडिपेंडेंट बंदा आए, और आकर चेक करे और हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, वहां तक सारी कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई फ्रॉड की प्लानिंग है, इवन शेयर होल्डर तक, गवर्नमेंट तक सारी इंफॉर्मेशन वो पहुंचाते हैं। ठीक है, देखो, जब भी ऑडिट रिपोर्ट, कोई भी आप रिपोर्ट तैयार करते हो, कोई भी सर्टिफिकेट तैयार करते हो, हमेशा ऑडिटर को यहां पर क्या करना होता है, साइन करना होता है, स्टैम्प करना होता है। ये तो आपने देखा ही होगा कि एक सीए साइन स्टैम्प कर देता है। अब कई बार आपको लोग बोलेंगे, जब आप नए नए क्वालिफाई कर जाओगे, आप अपनी बैलेंस शीट ले आएंगे, उल्टी सीधी बैलेंस शीट होगी उनकी वो। ठीक है, सब कुछ फ्रॉड होगा, दो नंबर का काम होगा, कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सब बुक एंट्रीज होंगी। और वो आ जाएंगे आपके पास कि सीए साहब इस पे साइन स्टैम्प कर दो, मुझे बैंक से लोन लेना है। कितने पैसे दोगे, ले लेना, कुछ 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ले लेना। ठीक है, और जब नया नया बंदा होगा ना, वो फंस जाएगा इस चीज में। वो कहेगा कि हाँ 10,000 रुपए मिल रहे हैं, साइन स्टैम्प करते हो, तो नहीं, आपका साइन स्टैम्प इतना सस्ता नहीं हो सकता। आपका साइन स्टैम्प भी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसको कुछ अनवांटेड जो प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, वो अपने साइन स्टैम्प की वैल्यू ना समझ के कुछ भी साइन कर देते हैं। फिर कल को गड़बड़ी निकल के आती है, फ्रॉड्स निकल के आते हैं, वो खुद भी फंसते हैं, कंपनी भी फंसती है, और जिन बेचारों का पैसा लगा है वो भी फंस जाते हैं। आप समझो, आपके साइंस टाइम की बहुत वैल्यू है। आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कोई बंदा किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बना कर दी है, क्या आप उस पर रिलाय करोगे, या जो ऑडिटर ने ऑडिट करके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर रिलाय करोगे। ऑब्वियसली ऑडिटेड पे रिलाय करोगे, क्यों कर रहे हो, क्या है ऐसा, उस ऑडिटर ने साइन कर दिया, स्टैम्प कर दिया, उस पर क्या हो गया, क्यों उस पर रिलाय कर रहे हो। हाँ सच, सच ट्रस्ट हो जाता है। मतलब प्रोफेशन ने ऐसा, मतलब ये जो सीए की कम्युनिटी है, ये सीए जो प्रोफेशन है, ये ट्रस्ट वाला प्रोफेशन है। उसके साइंस टाइप पे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप गलत साइंस टाइम करोगे तो आप तो किसी के ट्रस्ट को तोड़ रहे हो ना। फिर इंस्टीट्यूट भी एक्शन लेगा, गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपने साइंस टाइम की वैल्यू समझनी है, कुछ भी आंख बंद करके साइंस टाइम नहीं करनी। बहुत जगह पे सीए के साइंस स्टैंप होते हैं। ठीक है, तो आपको आंख बंद करके नहीं करना। ठीक है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे के बेसिस पे लोग अपनी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कंपनीज में। गवर्नमेंट रिफंड इशू कर देती है, टैक्स रिफंड इशू कर देती है।
सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डिस्प्यूट्स को सेटल करवा देता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो ये जो साइन स्टैंप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको समझनी है, ठीक है। ये ट्रस्ट बिल्ट करता है, ठीक है। उसके लिए हमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर जहां भी तुम्हें लग रहा है डाउट, मत करो वो डॉक्यूमेंट साइन। जब तक तुम खुद सेटिस्फाई ना हो जाओ ना, तब तक डॉक्यूमेंट को साइन ना करो, ठीक है। क्योंकि साइन स्टैम्प करते ही तो आपने ये बोल दिया कि भाई इस कंपनी में, इस एंटिटी में गड़बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकती, वो तो गलत वर्ड हो जाएगा अगर साइन स्टैम्प के बेस पे बोल दिया जाए कि गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। आप साइन स्टैम्प के बेस पे ये जरूर बोल रहे हो कि गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। मैं किसी की बैलेंस शीट साइन कर रहा हूं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अब आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, फिर भी अपनी देख लेना चीजें, लेकिन मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ी होगी ही नहीं, गड़बड़ी तो कहीं भी निकल जाती है। इसलिए आईसीआई के स्टैंडर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता किसी चीज की कि सब सही होगा, लेकिन वो एक ना रीजनेबल एश्योरेंस टाइप दे देता है कि हाँ ठीक ही होगा। 100% ठीक होगा कोई गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की हो ही नहीं सकती आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन स्टिल इतना तो ट्रस्ट क्रिएट कर रखा है कि भैया उसके बेसिस पे भरोसा करके लोग अपने पैसे लगा सकते हैं या कोई आगे काम प्रोसीड होता है। बैंक किसी, अब मान लो कोई शॉपकीपर है, इस बेचारे को अपना काम बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। ये चला गया बैंक के पास किसी कि मुझे लोन दे दो। अब बैंक क्या मांग रहा है, बैंक बोल रहा है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दिखा दो। इसके अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैलेंस शीट पीएनएल बनाकर बैंक को सबमिट कर दिया, ठीक है। क्या बैंक इसको मान लेगा? बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा जाओ किसी ऑडिटर से ऑडिट करा के ले आओ या किसी सीए सर्टिफाइड ले आओ। थोड़ा बहुत फर्क होता है इसमें इन दोनों में, ठीक है। अभी के लिए मान लो सेम ही है। उसने बोला कि भाई किसी से ऑडिट करा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के ले आओ। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों बोला जा रहा है? ट्रस्ट की वजह से। ऑडिट का रोल ही सीए करता है सीए ही ऑडिट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बैंक क्या बोल रहा है कि भाई आप जाओ किसी ऑडिटर से ऑडिट करा के लाओ। इस बैलेंस शीट पीएनएल को किसी ऑडिटर, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना साइन वगैरह कर देगा, तो बैंक 50 लाख रुपए का लोन दे देगी इसे। यानी कि एक साइन स्टैम्प के बेसिस पे लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ऑब्वियसली उस साइन स्टैम्प की वैल्यू तो होगी। तो कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना, क्योंकि नए नए क्वालिफाई करते हो तब ये चीज आती है। कभी भी ये मत सोचना कि सर साइन स्टैम्प ही तो है। ये सोचो सर साइन स्टैम्प ही वेरी इंपॉर्टेंट, वो ही तो है इंपॉर्टेंट चीज। उसको हम ऐसे थोड़ी ना बेच देंगे 5-10 हजार रुपए में। उसमें आपको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, अपने मन चाहे पैसे चार्ज करो जितना आपको लगता है कि आप चार्ज करना चाहते हो। सामने वाला दे रहा है तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और करा लो, होगा ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा। अब एक चीज बताओ, खुद सोचो, कोई बंदा उल्टी सीधी बैलेंस शीट बनाकर आप ही के पास क्यों आया? किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी तो जा सकता है, किसी एक्सपर्ट पुराने सीए के पास भी तो जा सकता है। वो करेगा ही नहीं, उसको बताइए फ्रेशर फंस जाएगा, तो इसलिए वो फ्रेशर के पास आता है। और ये उल्टी सीधी बैलेंस शीट साइन करने के लिए सिर्फ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही आती है। ये कभी भी किसी एक्सपीरियंस के पास जाती ही नहीं है। जब मैं, क्योंकि ये चीजें मैं फेस कर चुका ना, जब मेरे पास जब मैं नया नया बना था तो बहुत सारी आती थी, अब नहीं आती। पहले बहुत सारी आती थी, एक बार आ गए थे टैक्स ऑडिट की, 100 टैक्स ऑडिट साइन कर दो जी। अब आप देखो 100 टैक्स ऑडिट, वो कहता है हर टैक्स ऑडिट के आपको कम से कम 5 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। मैं लोअर साइड में 5 हजार भी पकड़ के चलता हूँ, तो मेरे लिए तो, अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए तो 5 लाख का काम था। लेकिन फिर मैंने किसी की एडवाइस ली थी, वो कहता भूल के भी मत कर दियो। एक भी टैक्स ऑडिट में फंस गया तो जितना कमाए ना उससे डबल देने पड़ जाएंगे। ये पॉइंट तो दिखने पे तो लगेगा 100 टैक्स ऑडिट साइन स्टैम्प कर दें 5 हजार रुपए मिलेंगे, तो 5 लाख का काम आ गया। 10 हफ्ता पर भी बैठूंगा तो काम हो जाएगा पूरा। वो 5 लाख मत देखो, आप ये देखो कि आपने अपने साइन स्टैम्प को 5 हजार रुपए में बेच दिया। नहीं, लगता है ट्रस्टफुल है तो कर दो साइन, नहीं तो मत करो, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट में सीखनी है। इसकी मतलब सीखने की शुरुआत करनी है आपको यहाँ से, कि भाई कैसे हम
चीजों को चेक करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, कब साइन स्टैम्प करें कब ना करें, यही कुछ एथिकल बातें भी हैं, ये सब चीजें आप सीखोगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑडिट रिलेटेड बात है कि सर ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, एग्जामिनेशन हो जाती है, ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, ट्रस्ट के बेसिस पे लोग आगे अपने अपने आने वाले क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑडिट। ठीक है, एक टर्म है इस सब्जेक्ट में एथिक्स। सर ये एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या है? क्या एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है? सर एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है, ये होती हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज, जिम्मेदारी, इनको बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है, गोवा के बीच पे बैठा है, छुट्टियां एंजॉय कर रहा है, समुद्र के किनारे बैठ के छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। ठीक है, इसके एक पेशेंट का फोन आ गया, रेगुलर पेशेंट है इसका, इसके पेशेंट का फोन आ गया और ये हार्ट का डॉक्टर है मान लो, कि सर इनको एक, ये तो बेहोश हो गए, ये तो बेहोश हो गए, अब मुझे बताओ क्या डॉक्टर ये बोल देगा मैं तो अभी गोवा में छुट्टियां मना रहा हूं मैं तो नहीं आ सकता, या उसको तुरंत ही भागना पड़ेगा? बताओ, उसके पेशेंट का फोन आ गया और बेचारा वो अभी अभी आया गोवा में, आज ही लैंड करा है और बेचारा आराम से रिलैक्स कर रहा है, और तुरंत ही पेशेंट का फोन आ गया कि जी ये XYZ बंदा ये तो गया, बेहोश हो गया, तो क्या वो ये बोलेगा कि मैं तो एक हफ्ते की छुट्टी पे हूं, मरता है तो मरने तो मैं तो नहीं आ सकता? भैया ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका एथिक्स ऐसा कहता है। जैसे डॉक्टर्स का भी एक एथिक्स होता है, तो हर प्रोफेशन का एक एथिक्स होता है। ठीक है, तो इनके एथिक्स ऐसे कहता है कि आपको सब चीजें छोड़ के पहले पेशेंट के लिए खड़े रहना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ठीक है, अब आप सीए बन गए, ठीक है, ये सीए बन गया श्रीजन, ये गोवा पे बैठा हुआ है, बीच पे छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। ठीक है, इसके हाथ में ये क्या बताया, लेटा हुआ है आराम से, और हाथ में इसके वो है बियर है, और आराम से ये एंजॉय कर रहा है। इसके क्लाइंट का फोन आ गया जी, कहता है सीए साहब ऑडिट करने आ जाओ कल ही, उसके बाद तो फिर हम थोड़ा बिजी हो जाएंगे, कल ही ऑडिट करने आ जाओ, 7 डेज का टाइम निकालो और कल ही ऑडिट करने आ जाओ, उसके बाद तो फिर हम बिजी हो जाएंगे, हमारे सीजन का टाइम आ जाएगा। क्या ये कल ही भागेगा, या ये बोल देगा कि अभी तो मैं छुट्टियों पे हूं, मैं तो एक हफ्ते बाद आऊंगा? बताओ, कोई जरूरी नहीं है जाना, इसके एथिक्स ऐसा नहीं कहते। ये कह सकता है, सुनो मेरी बात, ये कह सकता है कि भाई अभी तो मैं बिजी हूं, अभी तो मैं फैमिली टाइम पे हूं, मैं तो छुट्टियों पे हूं, एक हफ्ते बाद आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भारी भयंकर नुकसान नहीं होना है, वहां पेशेंट मर जाएगा, यहाँ थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। यहाँ तो ये बोल सकता है एक हफ्ते बाद आ जाऊंगा ऑडिट करने, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका सीजन है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी भी तो चीजें देखूंगा। मान लो वो एक्चुअली में किसी आउट स्टेशन ऑडिट पे आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, तब भी तो उसको मना करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अगर आउट स्टेशन इंडिया गया, आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है किसी सर्जरी के लिए, तो उसको भागना पड़ेगा, उसकी सर्जरी वाइंड अप करके जो भी है उसको तुरंत ही रातों रात भागना पड़ सकता है इस पेशेंट के लिए, या फिर किसी को असाइन कर देगा। ऑब्वियसली भी ऐसा तो होता नहीं कि भी डॉक्टर भागेगा, वो हमेशा टीम रखते हैं तो वो किसी ना किसी को साइन जरूर कर देगा, टाई अप रहते हैं। लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह सकता है कि भाई मैं अभी नहीं आ सकता, मैं तो एक हफ्ते बाद आऊंगा, अभी तो मैं छुट्टियों पे हूँ। ठीक है, तो ये इसके एथिक्स है। इसके एथिक्स ये नहीं कहते कि आपको हमेशा क्लाइंट के लिए खड़े रहना पड़ेगा, इसके एथिक्स कहते हैं कि आपको कोई भी चीज गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो आपको सामने लेके आना है, लाओ अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक स्मगलर है, एक स्मगलर है, ठीक है, स्मगलिंग करता है, ठीक है, लग गया इसके ऊपर केस, सारे एक्ट लग गए, इनकम टैक्स वाले भी आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी आ गए, सब आ गए उसके ऊपर, और इसको तो भैया पकड़ लिया कि अब तो तू गया। ये गया किसी एडवोकेट के पास, ये भी एक प्रोफेशन है, एडवोकेट भी एक प्रोफेशन है। ये कहता है मुझे बचा लो, प्लीज सेव मी। एडवोकेट को पता है गलत है ये, लेकिन वो कह रहा है मुझे बचा लो, तो क्या एडवोकेट उसे बचाए या कहते तू तो स्मगलर है जा यहां से? बचाना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया
जो इनका प्रोफेशन रेगुलेट करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो ये कहती है कि आप एडवोकेट को, बीइंग एन एडवोकेट, आपको ये नहीं देखना सही है या गलत है, आपको भी अपने क्लाइंट को हमेशा उसे सपोर्ट करते हुए चल। अब एक चीज बताओ ना, कोई मर्डरर है, उसके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल करा है, तो उसको डिफेंड भी तो कोई ना कोई कर रहा होगा, ऑब्वियसली। भाई जो निर्भया केस था उसमें उनको डिफेंड करने वाले भी तो लॉयर थे। अब ये नहीं कह सकते कि सर वो एथिकली गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनका प्रोफेशन अलाउ करता है कि भाई अगर कोई गलत काम भी है, भाई आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मुझे क्लाइंट को जितवाना है, कैसे मर्जी जितवाओ, एडवोकेट को झूठ बोलना अलाउड है, क्योंकि उनको जितवाना है, कैसे मर्जी जितवाओ। लेकिन अगर मान लो ये एडवोकेट के पास ना जाकर किसी सीए के पास आता कि भैया मेरे इनकम टैक्स का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और मुझे बचा लो, तो सीए नहीं करेगा। सीए तो उल्टा, अगर ये सारी चीजें, मतलब सीए के पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो 2 नंबर के काम कर रहा है, गलत इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो सीए की तो उल्टा ड्यूटी बनती है कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दे, सेपरेटली उसे रिपोर्ट कर दे। उनका प्रोफेशन ऐसे कहता है। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एज पर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन के एथिक्स से हिसाब से बता रहा हूं। ऐसे ही आईसीएआई का भी एक एथिक्स होता है, जिसे बोलता है आईसीएआई कोड ऑफ एथिक्स। ये हमें थोड़ा बहुत यहां पर इंटर लेवल पे पढ़ना है, थोड़ा बहुत, मैक्सिमम बातें आपको फाइनल लेवल पे पढ़नी है, और कुछ बात आप क्वालिफाई करने के बाद पढ़ो, ठीक है। फाइनल लेवल पे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी पढ़ोगे 1949, कि सीए एक्ट के हिसाब से क्या क्या एक प्रोफेशनल को क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। आपने देखा कोई किसी सीए के होर्डिंग लगे हो, किसी सीए का कभी आपने होर्डिंग लगा हुआ देखा है कि मैं, मेरी एक सीए फर्म है, मैं जीएसटी रिटर्न भरता हूँ, मैं ऑडिट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ? अलाउड ही नहीं है। इसको बोलता है क्लाइंट सॉलिसिटिंग करना, क्लाइंट को खींचना अलाउड नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, ये चलता है रेफरेंसेस से। वो कहता है अगर मैंने इसको सर्विस अच्छी दी तो ये आगे रेफर करेगा। कोई एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन एक बिजनेस में एडवर्टीजमेंट हो सकती है, लेकिन एक सीए प्रोफेशन में एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कहता है, मना करता है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई अभी एक कंपनी का ऑडिट हो रहा है, तो मैंने बोला कि कोई थर्ड पार्टी आगे ऑडिट करे, तो ये थर्ड पार्टी वाली बात एथिक्स में लिखी हुई है कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा जो ऑडिट करेगा। अब एक चीज बताओ, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 2 सीए बैठे हुए हैं जो उनके फाइनेंस को मैनेज करते हैं, सीएफओ वगैरह हैं, इन्हीं से ऑडिट करा लिया जी। जो कंपनी के सीएफओ हैं उन्हीं से ही ऑडिट करा लिया, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हीं से ऑडिट साइंस स्टैम्प सब करा लिया। वो गड़बड़ी थोड़ा ना निकाल देंगे? मान लो वो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, वो थोड़ी ना गड़बड़ी निकाल देंगे। तो एथिकली वो चीज गलत है। तो एथिक्स कहता है कि भाई एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी, एक ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन, जो किसी भी तरीके से क्लाइंट से रिलेटेड ना हो, तभी वो एक एक्चुअल क्वालिटी ऑडिट कर पाएगा, सही रिपोर्टिंग दे पाएगा। अब ठीक है, उसने भी पैसे खा लिए तो वो बात अलग है, वो तो अलग ही मैटर हो गया, वो तो इलीगल मैटर हो गया, लेकिन स्टिल वो एक अच्छा क्वालिटी ऑडिट कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमें जाननी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एथिक्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 11 में कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, देन मूव करेंगे 11 पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, ठीक है। एक काम करके आना, छोटा सा आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या देता हूँ आपको, कोई भी एक ऑडिट रिपोर्ट निकाल लेना और उसको रीड करना। हालांकि वो समझ में आए ना आए, लेकिन उसको रीड करना, आपको थोड़ा पता लगेगा कि भाई किस तरीके से ऑडिट होता है। आप सर ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, यूं तो आप गूगल पे डालोगे तो मिल ही जाएगी आपको, कोई ना कोई भी कंपनी की डाउनलोड कर लेना, या सब एक ही कर लो। हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कौन सी कंपनी की, हम पूरे फिर अपना सब्जेक्ट में, अपनी क्लासेस में वही रिपोर्ट को यूज करेंगे जब भी कोई चीज समझाने को। बताओ कौन सी कंपनी, रिलायंस यूज कर ले? कोई और उठा लो, रिलायंस तो एक बहुत कॉमन होगी, हर जगह रिलायंस। इन्फोसिस उठा ले, इन्फोसिस एनुअल रिपोर्ट 2023 उठा लेता है।
24 तो भी आई नहीं होगी, 22 23। ठीक है, तो जाओगे आप, चलो, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। 350 पेजेस की है, ये पढ़नी नहीं है पूरी, सिर्फ आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है। इसमें पहले कंपनी अपने बारे में बताएगी, अपने इंट्रोडक्शन टू ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस। इसको ना ऐसे सर्च कर लेना, इस पे लिख देना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट। पेज नंबर 207 पे है, इंडिया बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है, तो पेज नंबर 207 पे मिलेगा। समझते हो ना, लिस्टेड एंटिटी है। लिस्टेड एंटिटी मींस जिसका स्टॉक मार्केट में बिकता है, तो इन्फोसिस का स्टॉक मार्केट में बिकता है, लिस्टेड एंटिटी है। क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है तो इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता, इसके ऊपर क्या लगता है, इंड एस लगता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से है, लेकिन ऑडिट तो वैसे ही होता है। ऑडिट में नहीं देखना होता कि एएस है या इंड एस है, ऑडिट करने का तरीका तो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड्स तो वही रहेंगे ऑडिट के, वो चेंज नहीं होंगे। तो 207 नंबर में मिलेगी आपको, 207। तो आ गया 235 पेज अब। ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये रहा पेज नंबर। तो ये इन्फोसिस ही पढ़ना सब, ठीक है, हम इसी को यूज करेंगे आगे जब हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे या कोई भी चीज समझानी होगी, तो मैं इसी रिपोर्ट को यूज करूंगा, तो इसको रीड करना, ठीक है। इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ओपिनियन दिया, बेसिस फॉर ओपिनियन दिया, की ऑडिट मैटर्स, ये सब चीजें आपको जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने लगोगे ना, तो आपको ये पूरा फॉर्मेट ही पता लग जाएगा कि कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा था, देखो 143 के हिसाब से क्या क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो 143 की रिपोर्टिंग हो गई, ये सारी चीज। अब देखो इसका ऑडिटर कौन है, ऑडिटर अगर आप देखोगे तो इसका है डिलॉइट। डिलॉइट ने इसको ऑडिट किया, बिग फोर में एक सीएफओ है ना डिलॉइट, तो डिलॉइट ने ऑडिट किया। डिलॉइट के कौन से पार्टनर साइन कर रहा है, देखो फर्म साइन थोड़ी ना करेगी, उसका कोई पार्टनर ही तो साइन करेगा, इंडिविजुअल पर्सन तो साइन करेगा। तो नाम है इनका संजीव बी पिलगांवकर। ठीक है, तो इन्होंने साइन किया ये आईएफसी की रिपोर्टिंग होगी जो मैं आपको बता रहा था अभी, आईएफसी। कारो भी होगा इस पे, देखो ये कारो हो गया, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2020, ये उसकी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि ये तो बड़ी कंपनी है, सब कुछ लगता है इनके ऊपर। ठीक है, सर पैसा कितना मिलता है, एक बार देखो ना, कि ऑडिट हम करेंगे हमें कितने फीस मिलेगी। चलो ऑडिट फीस दिखाते हैं तुम्हें इनकी, कि डिलॉयट ने कितना चार्ज किया। नोट्स टू अकाउंट्स में कहाँ आएगा ऑडिट फीस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ कहाँ ढूंढूं। नोट्स टू अकाउंट्स में कौन से हेड में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हो, उसमें कहां पर आता है? एक खर्चा है ना ऑडिट फीस कंपनी के लिए, कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। बिल्कुल ठीक सर, अदर एक्सपेंसेस में ढूंढो।
ये तो बैलेंस शीट के नोट्स चल रहे हैं। ये आ गया एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस में देखो, ऑडिटर्स रेमुनरेशन 7 रुपीज इन करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए लिए इस ऑडिटर ने साइन करने। हालांकि बिग फोर है तो लेगी करोड़ों में, ठीक है। रिलायंस की फीस देखी थी मैंने, वो 30-40 करोड़ रुपए थी, ठीक है। ये होती है फीस चार्ज करना, लेकिन उस हिसाब से फिर ये काम भी है, उस हिसाब से काम भी है, ठीक है। लास्ट ईयर 5 करोड़ थी, इस बार 7 करोड़ है। इसकी भी बाइफरकेशन दिखानी तो पड़ती है, अभी इन्होंने दिखाई है नहीं दिखाई वो देखना पड़ेगा। पेमेंट टू ऑडिटर्स अलग से दिखाना पड़ता है। वही है। वही है, ठीक है। तो 7 करोड़ रुपए की फीस है, तो उस हिसाब से फिर क्वालिटी भी है, उस हिसाब से काम भी है, तभी तो वो बिग फोर है। ये अच्छा, ये जो टॉप 10 टॉप 20 सीए फर्म्स जो आती हैं, बिग फोर्स वगैरह जो बन जाती हैं, ये कैसे रैंकिंग कैसे बनती होगी? जिस ज्यादा, जितने ज्यादा क्लाइंट के हिसाब से, या जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस है उस हिसाब से। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विस, भाई क्वालिटी ऑफ सर्विस है तो क्लाइंट अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, कई बार किसी बिग फोर का कोई सीए अगर फंस जाता है तो अपने आप ही उसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्लाइंट छोड़ छोड़ के भागने लग जाते हैं कि भाई कल को हमारा भी काम खराब कर देंगे, तो ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होगी, क्लाइंट अपने आप ही आएगा, ये नहीं सोचना। नहीं तो इनिशियली फिर बंदा यही सोचता है, जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता है इंसान, अगर शुरू करता है तो एकदम से तो क्लाइंट आएगा नहीं, तो फिर वो इरिटेट हो जाता है, वो कहता है यार मैं तो इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, मेरे पास क्लाइंट तो आ नहीं रहा, ठीक है। आएगा, चाहे तुम्हारे पास 2 क्लाइंट हो, अगर तुम 2 को अच्छे से सेटिस्फाई कर दोगे, उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे, उसका काम अच्छे से मतलब होने लग जाएगा, कोई भी तुम दिक्कत गड़बड़ी नहीं निकलेगी तुम्हारे काम में, वो रेफर करेगा ही करेगा। गड़बड़ी करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होगी तो क्लाइंट अपने आप ही जुड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो फिर हम परसों मिलेंगे। वो जो ऑडिट करते हैं ना, वो एज अ पार्टनर करते हैं, वो फिर पार्टनर की तरीके से एम्प्लॉय होते हैं। इनका क्वेश्चन अच्छा है, सुन के जाओ। ये कह रहे हैं कि सर जॉब में ऑडिट तो कर नहीं सकते, लेकिन जो बिग फोर है, तो बिग फोर में जो सीएस हैं वो तो ऑडिट कर रहे हैं, बिग फोर का ऑडिट थोड़ा ना कर रहे हैं, किसी और एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं ना, तो वो कर रहे हैं। हाँ, जिस कंपनी में तुम काम करते हो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप किसी सीए फर्म में एम्प्लॉयड हो, अगर आप उनकी जॉब पे नहीं हो, अगर आपने सीओपी ले रखा है, प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट ले रखा है, और वहां एज अ पार्टनर हो या एज अ एसोसिएट हो, तो उस बिग फोर के बिहाफ पे तुम साइन कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने बात करी, संजीव जो भी था, ये पार्टनर था, ठीक है। बिग फोर के कितने पार्टनर होते हैं? कई हजारों पार्टनर्स होते हैं। कल को तुम काम करोगे बिग फोर में, तो तुम एकदम से पहले तुम कुछ साल के लिए जॉब पे जाओगे, तो एज अ एम्प्लॉय बनोगे, वहां पर काम सीखोगे कि बिग फोर का स्ट्रक्चर कैसा, काम कैसा होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या बोलेंगे कि भाई इम्प्लॉयज नहीं हो, अब तुम्हारे एसोसिएट हो, ताकि वो तुमसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह साइन करवा सके उनके भी आप पे। फिर धीरे धीरे करके अगर तुम्हें 10-15 साल वहां पर हो जाएंगे, फिर तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर कर दी जाएगी वहां पर, फिर तुम ये ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर सकते हो। फिर पार्टनरशिप अगर ऑफर कर दिया तो तुम उनके प्रॉफिट में भी शेयरिंग लोगे, ये पॉइंट है। रेमुनरेशन तो लोगे ही लोगे, प्रॉफिट में भी शेयरिंग लोगे। तो या तो इस लेवल तक की अपनी वो रखो कि मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, कि मेरे को बिग फोर के किसी पार्टनर लेवल तक पहुंचना है, तो फायदा है। नहीं तो क्या करते हैं लोग, किसी नॉर्मल सीएफओ में अगर काम वाम सीख लिया, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वो भी चलता है, वो भी सही है। अगर अगर आपको अपना स्ट्रगल नहीं चाहिए कि मुझे तो अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरे को तो बिग फोर में ही जाकर, तो बिग फोर में ही लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वहां पर पार्टनर लेवल तक पहुंच जाओगे अपने आप ही। लेकिन टाइम लगेगा, 10-15-20 साल लग जाएंगे, फिर पहुंच जाओगे, फिर पैसा भी अच्छा आएगा।
ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। तो परसों मिलेंगे सुबह 9 बजे।